माघ का महीना आधा गुजर चुका था। ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर पड़ोसी अपने घरों में गर्माहट देने वाला सुख साधन चलाकर नरम गरम रजाई में बैठे हुए थे। वहीं गरीब दिनेश और काशी का परिवार ठंड का कहर झेल रहा होता है। हे भगवान, अब की बार तो बड़ी बेजोड़ की ठंड पड़ी है। माघ के महीने में ही इतनी कड़कड़ा कर ठंड गिर रही है, पता नहीं पूस के महीने में सर्दी आफत करेगी। 3-4 दिनों से मौसम काफी ज्यादा चेंज होने से सूरज भी मुंह नहीं दिख रहा था। वहीं आशा ठंडी मिट्टी के लेपन से चूल्हा पोत रही होती है, तभी जमीन के अंदर की मिट्टी ऊपर उभरी देखती है। अरे, कल ही तो मैंने इस जगह को मिट्टी से भरा था, आज फिर से चूहों ने मिट्टी खोद खोद कर बाहर निकाल दिया। एक तो इतनी ठंड में रोज रोज चूल्हा पोतने में हाथ पिघल जाते हैं, ऊपर से ये चूहे मिट्टी खोद देते हैं। दिन पर दिन रसोई मिट्टी में धंसती जा रही है। अरे आशा बहू, अभी तक तो चूल्हा ही पोत रही है। यहाँ सर्दी से आज तो बिछौना भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया है, बिल्कुल गर्माई नहीं मिल रही। अब तो चाय पीकर ही थोड़ा राहत आएगा। तभी एक मोटा सा चूहा रसोई के जमीन में लगाई गड्ढे में से उछलता भागता हुआ सीधा बिस्तर पर से भागता है। दादी दादी, आपने देखा बिस्तर पर से कितना बड़ा सा मोटा सा चूहा गया? अरे बेटा, वो चूहा नहीं था बल्कि घुस था, घुस। और ये घुस जिस भी जमीन में गड्ढा लगाते हैं उस जमीन की नींव को कमजोर कर देते हैं। अरे ऊपर से हमारा तो ये मकान भी कितना पुराना और कच्चा हो चुका है। काशी की जमीन भी काफी अंदर धंसती जा रही है। इस मकान को मरम्मत की सख्त जरूरत है। दिनेश को मकान बनाने की बात करते सुनकर अब काशी कुड़कुड़ करने लगती है। हाजी, अभी एक तो वैसे ही घर में इतनी कंगाली छा रखी है कि पेट भरने को भी आफत हो रखी है, और तुम्हें मकान बनवाने की पड़ी है। अरे काशी, जब देखो तुम दाना पानी लेकर मुझ पर ही क्यों चढ़ जाती हो? और क्या गलत बोला मैंने? इस मकान को मरम्मत की जरूरत है। पहले ही भादों में छत टूट कर गिर चुकी है, और जिस हिसाब से ठंड में रोज रोज ओस गिर रही है, छत की घास भी सर्द गई होगी। दोनों के बीच में घर की कच्ची खराब हालत टूटी छत को लेकर काफी कहासुनी होती है। इतने में पड़ोसन शारदा मिठाई का डिब्बा लेकर चली जाती हैं। अरे कहाँ हो काशी बहन, यह लो लड्डू ले लो। अरे हे शारदा बहन, इतनी ठंड में तुम मेरे घर में चौखट पर क्यों खड़ी हो? अंदर तो आ जाओ, बहू चाय बना रही है, चाय पी करके जाना। तभी काशी के घर की दीवारों के अंदर जमीन में जाते गड्ढे लगे देखकर शारदा मुंह सिकोड़ लेती है। अरे नहीं नहीं बहन, मैं ऐसे किसी के घर का चाय पानी पीना पसंद नहीं करती। तुम जल्दी से लड्डू ले लो, मुझे बाकी घर में भी लड्डू बांटने जाना है। ओहो, मुझे तो बड़ी सर्दी सी लग रही है, पूरा रोम रोम सिहर गया। पता नहीं तुम्हारा परिवार इतनी ठंड में इस कच्चे झोपड़पट्टी में कैसे रहन सहन करता है। और तुम्हारे तो 2 बेटे हैं कमाने वाले, अब तो तुम मकान पक्का करवा ही सकती हो। शारदा काशी के घर की दुर्दशा देखकर भी जानबूझकर मकान पक्का करवाने को बोलबाजी मारती है, जिसे कंचन गुस्से से जवाब देती है। आंटी जी, अब क्या करें? हमारे पास आपके घर जितनी मोटी कमाई नहीं है ना। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम भी अपने घर में काम लगवा लेंगे। काशी बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी लड़की ना 1 नंबर की मुंहजोड़ है। जवाब तो इसके मुंह पर होता है। अरे मैं तो यहाँ अपने घर की खुशी में लड्डू बांटने आई थी। मेरे बेटे नितेश का रिश्ता लग गया, इसीलिए मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि 2-4 लाख रुपए खर्च करके पहले मकान बनवा लो, फिर मैं तुम्हारे बेटे के लिए बढ़िया मोटी पार्टी देकर रिश्ता करवा दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शारदा लड्डू देकर चली जाती है, लेकिन उसकी कही बात काशी के दिमाग में बैठ जाती है। भले ही शारदा के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा था, लेकिन बात उसने ठीक बोली है। आज की डेट में गरीब से गरीब लड़की वाला भी घर द्वार देखकर ही रिश्ता करता है। मैं तो कहती हूँ 2-4 लाख खर्च करके पहले मकान बनवा लेते हैं, उसके बाद हम प्रदीप की शादी धूमधाम से करेंगे। माँ, तुम भी किनकी कही बातों में आ रही हो? इन शारदा आंटी की तो आदत है, जहाँ कहीं मौका मिलता नहीं कि बस डींगे हाँकना शुरू कर देती हैं। और माँ जी, अब समय भी बदल चुका है। देवर जी का ऐसे कहीं रिश्ता करने से पहले हमें एक बार उनसे उनकी मर्जी भी पूछ लेनी चाहिए। क्या पता उनके जीवन में पहले से ही कोई लड़की हो। अरे इतनी देर हो गई, इंतजार करते करते पता नहीं अंजलि कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? ठंड में रोड पर खड़ा प्रदीप अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि का वेट कर रहा होता है। सर्दी की वजह से पूरे सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कोहरे में एक महंगी सी गाड़ी आते हुए दिखती है। गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए अंजलि कहती है, प्रदीप, जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाओ। अरे तो आ ही गई मेरी लेट लतीफ मोहतरमा जी। इस बंदे पर थोड़ा तरस तो खा लिया करो,
इतनी कड़कड़ाती ठंड में पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। थोड़ा और अच्छे तरीके से लेट लग जाती तब तक आती जब मेरी कुल्फी जम जाती सड़क पर खड़े होकर। अच्छा सॉरी ना बाबा, माफ कर दो मुझे प्लीज। और अपनी पसंदीदा लड़की के लिए थोड़ा वेट तो कर ही सकते हो। एक्चुअली मैं ऑन टाइम घर से निकल रही थी, लेकिन डैडी ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए रोक लिया था। चलो कोई बात नहीं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा। इतना कहते हुए अंजलि प्रदीप को स्टारबक्स कॉफी शॉप में लेकर जाती है। दरवाजे के बाहर 2 दरबार अंदर जाने वाले लोगों की खातिर में खड़े थे। तुम अंदर चलो, मैं कार पार्क करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करना। प्रदीप गाड़ी से नीचे उतरकर असहजता से अंदर की तरफ जाने लगता है। दरवाजे के आगे खड़े दरबार उसका गरीब हुलिया देखकर उसे रोक देते हैं। अबे ओ भाई, अंदर कहाँ गुस्सा चला जा रहा है? तुझे पता है कहाँ खड़ा है? स्टारबक्स कॉफी शॉप है ये। यहाँ केवल बड़े बड़े लोग कॉफी पीने आते हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों की तो यहाँ पर कूड़ा चुनने की भी औकात नहीं है। उस दरबान के जलील करने पर प्रदीप को शर्मिंदगी महसूस होती है। उन दोनों को खराब लहजे में प्रदीप से बात करते देखकर अंजलि को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? क्या तुमने बाहर टैग लगा रखा है कि इस स्टारबक्स कॉफी शॉप में केवल अमीर ही जा सकते हैं, गरीब नहीं जा सकता? जब तुम्हें इस तरह की पार्शियलिटी जैसी चीज करनी है तो फिर ये कॉफी शॉप बंद कर दो। माफ कर दीजिए मैडम, हमें नहीं पता था कि ये साहब आपके साथ आए हैं। अरे कोई बात नहीं अंजलि, जाने दो, हो जाता है कभी कभी। चलो अंदर चलते हैं। कॉफी शॉप के अंदर आकर अंजलि जल्दी से कॉफी ऑर्डर करती है। वहीं चारों तरफ चमचमाती टेबल पर अमीर अमीर कॉफी पीते दिख रहे थे और अंदर काफी ज्यादा गर्माहट थी। कुछ ही देर में कॉफी आ जाती और दोनों कॉफी पीते हैं। प्रदीप क्या हुआ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कॉफी ठंडी हो रही है, टेस्ट तो करो। यहाँ की कॉफी बहुत ज्यादा टेस्टी है। वाकई काफी अच्छी कॉफी है। पैसे खर्च करने पर क्या चीज अच्छी नहीं मिलती। और एक हम जैसे गरीबों की जिंदगी देख लो, सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कपड़ा और मकान जोड़ने में ही गुजर जाती है। मुझ जैसे गरीब की तो औकात भी इतनी नहीं है कि मैं कभी इस जगह को अंदर से देख पाता। ये तो तुम्हारी बदौलत में यहाँ बैठकर कॉफी पी रहा हूँ। अंजलि, तुम्हारे पापा ने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रखा है, इतना बड़ा बंगला बनवा रखा है, और तुम अपने पिता की इकलौती बेटी हो। जितने का तुम्हारा एक कमरा है उसे आधी जग में मेरा छोटा सा घर बना है, और मेरा पूरा का पूरा परिवार उसी में रहता है। तुम मेरे परिवार में कैसे रह पाओगी, कैसे एडजस्ट करोगी? ऐसा कहते हुए प्रदीप अपनी गरीबी के चलते अंजलि के आगे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्रदीप, मैंने तुमसे तुम्हारी गरीबी देखकर नहीं बल्कि तुम्हारा दिल देखकर प्यार किया है। और रही बात गरीबी की, तो मेरी बस इतनी इच्छा है कि शादी होकर जब मैं तुम्हारे घर में आऊं तो मेरे ससुराल में हर एक लोग हमें एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि घर मकान तो फिर भी बन जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है एक परिवार के दिल में जगह बना पाना। अंजलि की फैमिली क्यों लेकर चलने की सोच देखकर प्रदीप की चिंता खत्म हो जाती है। अंजलि, तुम जल्दी से अपने डैडी से हमारे रिश्ते को लेकर बात कर लो और मुझे भी बता देना कब मैं अपने परिवार को लेकर आ जाऊं। मैं आज ही डैडी से बात करती हूँ। दोनों कॉफी पीकर रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं कि तभी 2 टेबल छोड़कर मीटिंग के लिए बैठा अंजलि का अमीर पिता हरीश उन दोनों को एक साथ में देखकर गुस्से से भरकर घर आता है। अजीब बात क्या है, मैं देख रही हूँ आप जब से घर आए हैं कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। और आज तो आपकी बिजनेस मीटिंग थी, मीटिंग अच्छी नहीं गई क्या? मीटिंग छोड़कर आया हूँ। मैंने अंजलि को एक 2 कौड़ी के गरीब लड़के के साथ कॉफी शॉप में देखा है। अरे माँ होते हुए इस चीज की खबर तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हारी लड़की किससे बात कर रही है, मिलजुल रही है। तुम्हें तो इसकी भनक भी नहीं है। मैंने सारा जीवन लगाकर ये दौलत, शोहरत, इज्जत कमाई है, ये बिजनेस खड़ा किया है। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। कभी भी मैंने अंजलि को बेटे से कम नहीं समझा, लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो एक 2 कौड़ी के लड़के से दिल लगा लेगी। हरीश गुस्से में ऐसा बोल रहा होता है कि तभी अंजलि घर में आते हुए उसकी बातें सुन लेती है। कौन था वो 2 कौड़ी का गरीब लड़का? पापा, मैं आपको अपने और प्रदीप के बारे में बताने वाली थी। पापा, प्रदीप बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अंजलि, तुम्हें क्या लगता है कि वो 2 टके का लड़का तुम्हें खुश रख पाएगा? केवल प्यार से पेट नहीं भरता। जिस जगह में उसका परिवार रहता है वो कितनी गंदगी है। मुझे वो 2 कौड़ी का गरीब लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर तुझे करनी है तो मैं तेरी शादी उसे करवाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी के बाद उसे घर जमाई बनकर रहना होगा और अपने गरीब परिवार से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ना होगा। कह दो इसे गायत्री। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आज तक कोई दामाद ससुराल में घर जमाई बनकर रहा है, ये सही नहीं होगा। अंजलि अपने माता पिता को छोड़कर अपने प्यार को चुनती है। जहाँ मंदिर में शादी करके प्रदीप उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ टूटी छत के अंदर आशा चूल्हा लगाकर रोटी बना रही, बगल में बैठी
काशी सब्जी काट रही थी। छत के छोटे छोटे छेद में से ओस बर्फ के टुकड़े बनकर अंदर आ रही थी। अंजलि ठंड में ठिठुरते हुए गरीब ससुराल के चौखट पर खड़ी होकर अंदर को देखने लगती है। एक तरफ जमीन पर बिस्तर बिछा था, दूसरी तरफ चूल्हा लगा था। सब्जी के छिलके बर्तन सब बिखरे हुए थे और ओस से भीगी छत भी चू रही थी। अपने ससुराल में इतनी गरीबी भरी स्थिति देखकर अंजलि को धक्का सा लगता है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था प्रदीप का परिवार इतना गरीब होगा। मम्मी दादी देखो, चाचा किसी को लेकर आए हैं। दोनों की नजर सीधे दरवाजे पर खड़ी अंजलि पर जाती है। प्रदीप कौन है ये लड़की? देखने से तो अच्छे घर परिवार के लग रही है। माँ, ये तुम्हारी बहू है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी। क्या इसके माता पिता को पता है कि तुमने शादी कर ली? नहीं माँ, वो हमारी शादी के खिलाफ है। पर माँ, मैं अंजलि के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए हमने शादी की। इतनी ठंड में कुड़कुड़ाता हुआ प्रदीप का बड़ा भाई दिवाकर भी आ जाता है। ये तूने क्या किया प्रदीप? तुझे पता भी है इस लड़की से शादी करके तूने हमारे पूरे परिवार पर परेशानी मोल ले ली है। शहर के जाने माने बिजनेसमैन हरीश सक्सेना की बेटी है ये। दिवाकर की बात सुनकर पूरा गरीब ससुराल अब सहमा हुआ काफी ज्यादा खौफ में दिख रहा था। भैया, माँ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते। वो हमारी शादी के लिए भी मान जाएंगे। अंजलि की बात सुनकर सभी गहरी सांस भरते हैं। काशी अंजलि का गृह प्रवेश करती है और जैसे तैसे ठंड में अंजलि टूटे छत वाली कमजोर घर में रात काटती है। अगले दिन वो सुबह सबसे ठंड में उठकर मिट्टी से आंगन पोत रही होती है, तभी आशा आती है। देवरानी जी, आप रहने दीजिए। आपको आंगन की लिपाई करने को किसने कहा था? मैं हूं ना। पर दीदी, अब मैं भी इस घर की बहू हूँ और बहू होते हुए इस घर को संवार कर सहेज कर रखना मेरा धर्म है। आशा भाभी, चलिए जल्दी से चलकर लकड़ी चुनकर लेकर आते हैं। कंचन, आशा दीदी, आप दोनों कहाँ से लकड़ी लेकर आएंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाभी, हम जंगल से लकड़ी बीन कर लाते हैं, तब जाकर खाना बनता है। चलिए दीदी, मैं भी आप दोनों के साथ जंगल चलती हूँ। आशा भाभी, देखो इस गाय ने बछिया भी कर दिया, लेकिन इस तरीके से जमीन के अंदर मिट्टी में गड्ढा करके क्यों बैठी है? इसको ठंड लग रही होगी। कंचन, हमारे मुकाबले जीव जंतु की खाल मौसम के हिसाब से ढल जाती है। ठंड के मौसम में जानवरों को जमीन के अंदर मिट्टी में गर्माहट मिलती है, इसीलिए वो जमीन में गड्ढा करके रहते हैं। अंजलि बड़े प्यार से उस गाय के बछिया को देखती है जिसे गाय जीभ से चाटकर प्यार जता रही थी। थोड़ा और आगे चलकर आने पर अंजलि को एक बसवारी दिखती है, जहां उसे जमीन में जाते हुए मिट्टी के अंदर एक गहरा मांदा दिखाई देता है। जेठानी जी, ये जमीन के अंदर इतना बड़ा गड्ढा किसने कर रखा है? ऐसे तो इस जंगल के जीव जंतु इसके अंदर जाकर फंस जाएंगे। हमें इस गड्ढे को भर देना चाहिए। अंजलि ऐसा कहते हुए मांद की तरफ बढ़ने लगती है, तभी उसमें से तेंदुए का दूध पियाऊ बच्चा चलकर बाहर निकलते दिखता है। तेंदुए का बच्चा देखकर कंचन, आशा खौफ से भर जाती हैं। आशा भाभी, इस बसवारी के अंदर तो तेंदुए ने मांद लगा रखा है, कहीं इसकी माँ बाहर ना निकल जाए। चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, हम जंगल के दूसरे हिस्से से लकड़ी बीन लेंगे। देवरानी जी चलिए। तीनों डरते डरते पैर दबाकर जमीन के मिट्टी के अंदर जाते मांद से आगे आ जाती हैं, जहां ठंड में ठिठुर कर ओस से भीगी लकड़ी को बीन कर उसकी गठरी लेकर घर आ जाती हैं, जहां अंजलि सभी को पूरे दिलों से मन से पहली रसोई में पूरी सब्जी बनाकर सबको खिलाती है। बहुत ही खस्ता पूरी सब्जी बनाई है तुमने। अरे ठंड के मौसम में ये पूरी पकवान खाकर तो मन खुश हो जाता है। पापा जी, और पूरी लीजिए ना। अरे नहीं बहू, सारी पूरी अपने ससुर की थाली में ही दे दोगी तो तुम खुद क्या खाओगी? ये लो, खा लो। काशी अपने हाथों से कौर बनाकर अंजलि को खिलाती है, जिससे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री हरीश के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है। अजी चलिए, उठकर जल्दी से खाना खा लीजिए। सब चीज आपके मनपसंद की बनाई है। मुझे भूख नहीं है गायत्री, खाना ले जाओ। अजी अब तो गुस्सा थूक दो। हमारी अंजलि अपने ससुराल में बहुत सुखी से रह रही है। मैंने हमारे नौकर शाम को देखने के लिए भेजे थे। भले ही उसके ससुराल वाले गरीब हो, लेकिन हमारी अंजलि वहाँ खुश है। अब उसे माफ कर दीजिए, आखिर वो हमारी बेटी है। अरे वो तो मेरे लिए सदा सदा के लिए उसी दिन मर गई जिस दिन वो उस 2 टके के लड़के के लिए अपनी बाप की चौखट लांग कर चली गई। मैं उनकी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। अपनी झूठी शान और इज्जत में चूर होकर हरीश अपनी अमीरी के दम पर दाव पेच लगाकर गरीब ससुराल वालों से उनकी जमीन जब्त कर लेता है। कुछ दिन बाद
अरे पापा जी आप यहाँ? नमस्ते माँ, भाभी अंजलि के पिता हैं। अरे समधी जी, आप चौखट पर बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर तो आइए। आशा बहू जल्दी से नाश्ते पानी की व्यवस्था करो। तभी ठंड में थरथराते हुए अंजलि घास लेकर आती है। पापा, आप यहाँ पर? मुझे पता था आप ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रहेंगे, मुझे माफ कर देंगे। अंजलि मेरी बच्ची, ये ख्याल रखा है तुम लोगों ने मेरी बेटी का? आज तक उसने खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पिया और तुम लोगों से इतनी ठंड में घास मंगवा रहे हो। मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए लेने आया हूँ। अरे बस कीजिए, आप अंजलि के पिता हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। आप मेरे ही घर पर खड़े होकर मेरे परिवार का अनादर कर रहे हैं। अरे बरखुरदार, जिस जगह इस वक्त तुम खड़े हो वो जमीन अब मेरी है, क्योंकि मैंने इस जमीन को दुगना पैसा देकर खरीद लिया है। इस ठंड के मौसम में मैंने भी तुम लोगों को दर दर की ठोकर नहीं खिलाई तो देखना। अरे समधी जी, हमें तो लगा था कि आप बेटी के मोह में सब कुछ भूल कर यहाँ उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर की इज्जत है। पूरा गरीब ससुराल अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर ठंड के मौसम में चौखट के बाहर निकल जाता है। अंजलि अपने पिता का हाथ छोड़कर उनके साथ चली जाती है। अंजलि रुक जाओ, उनके पास न जमीन बची है और ना ही रहने के लिए छत। इस ठंड के मौसम में इनके साथ जाकर पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। पापा, अब यही मेरा परिवार है, जहाँ ये जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। बेचारे गरीब ससुराल वाले बरसती कड़कड़ाती ठंड के मौसम में मारे मारे फिरते हुए जंगल में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पेड़ों पत्तों पर जमी हुई ओस की बूंदें बरसात की तरह चू रही थी। बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो कि सबकी रूह को सिहार रही थी। अच्छू अच्छू, अम्मी दादी यहाँ बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। क्या हम इस जंगल में पिकनिक मनाने आए हैं? बोलो ना, हम यहाँ क्यों आए? वापस घर चलो ना। चिंटू, अब वो घर हमारा नहीं है बाबू, हमें इस जंगल में रहना पड़ेगा। पर पिंकी दीदी, इस जंगल में तो कितने सारे जंगली जानवर रहते होंगे, वो तो हम सबको कहाँ जाएंगे? चिंटू की बात सुनकर पूरा गरीब ससुराल ठिठुरते हुए पेड़ के नीचे शरण लिए बैठे हुए धुंध बढ़ते देखते हैं। वैसे इस घने जंगल में इस तरह खुले में रहना वाकई जोखिम भरा है। हम एक बसावट कर लेते हैं, ठंड में भी काफी ज्यादा है, इस तरह हम रात नहीं काट सकते। पर भैया, दिवाकर भैया, इतनी तेज हवा चल रही है, ऐसे में तंबू भी कहाँ टिकेगा। तभी एकदम से मिट्टी में से कुछ मैमल्स के बच्चे बाहर निकलते हैं, जिनके शरीर में उस ठंड को सहन करने की क्षमता होती है। अरे इस जमीन के अंदर से चूहे जैसा क्या भगा है? छछूंदर था क्या? नहीं पापा जी, वो चूहा नहीं बल्कि मेमलस थे। ये आमतौर पर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे मिट्टी खोद कर रहते हैं। इनका शरीर मिट्टी में रहने के लिए सक्षम होता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही इन मेमल्स की प्रजाति ठंड से बचाव करने के लिए जमीन में मिट्टी में बसावट कर लेते हैं। अरे वाह चाची, फिर तो ये बड़ा मजेदार है। हम लोग भी इन छोटे छोटे मैमल्स की तरह जमीन के अंदर मिट्टी में घर बनाकर रह सकते हैं। राजू की नादानी में ठंड में बेआसरा ससुराल वालों को कड़कड़ाती ठंड से बचाव करने का आसरा दिखाते हैं। बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। भगवान ने हमें चिंटू के जरिए ठंड में खुद को सुरक्षित रखने का रास्ता दिखाया है। जब तक किसी ठिकाने का बंदोबस्त नहीं होता, इस मिट्टी के अंदर जमीन में ही बसावट कर लेते हैं। पर माँ, इस जंगल की मिट्टी काफी ज्यादा ठोस है, इसे खोदने के लिए हमें औजार की जरूरत लगेगी। तभी कंचन का जुगाड़ दिमाग चलता है। भैया, औजार बनाने के लिए ठोस पत्थर और लकड़ी की भी तो जरूरत लगती है। हम खुद से औजार बना सकते हैं। अब कंचन और अंजलि सतर्कता से कुछ मजबूत टिकाऊ पेड़ों की लकड़ी काट कर लाती हैं। वहीं प्रदीप दिवाकर कुछ ठोस पत्थरों को पैना करके मिट्टी खोदने के लिए औजार बनाते हैं। तो वहीं जंगल के खतरनाक जीव जंतु से अपना बचाव करने के लिए भाले भी बनाते हैं। पूरा का पूरा परिवार गरीब ससुराल ठंड में कांपता हुआ जमीन को गहराई तक खोदता है। देखते ही देखते रात गहरी हो जाती है और जंगल से सियार, हाथी, तेंदुए के दहाड़ने चंघाड़ने की आवाज आती है, जिससे सबका डर से कलेजा बैठ जाता है। ये जमीन धम धम कांप क्यों रही है? लगता है जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं। भाभी, इन जानवरों को हम इंसानों की तुलना में सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। वैसे हमने जमीन में इतनी मिट्टी तो खोद ली है कि आज की रात हम इस जमीन के अंदर बस सकते हैं। अब सभी पैर जमाकर अब जमीन के अंदर होते हुए आते हैं, जहां जंगल के बाहरी हिस्से की तुलना में जमीन के निचले हिस्से में गर्माहट थी और ठंड का नामो निशान भी नहीं था। अरे वाह, इस मिट्टी के अंदर तो कितनी ज्यादा गरम गरम सा लग रहा है, जैसे कि हीटर चल रहा है।
सचमुच बाहर तो ठंड कितनी लग रही है, मेरा तो कलेजा जम सा गया था। यहाँ राहत तो है। अरे लेकिन इसी जमीन के अंदर की मिट्टी कितनी नम है, इतनी ठंड में हम मिट्टी के अंदर बसावट करके नहीं रह सकते। अजी अभी ना तो हमारे सर पर छत है और ना जगह जमीन। ऐसे ठंड के मौसम में हम कहाँ शरण लेंगे? जब तक हालात ठीक नहीं हो जाता इस मिट्टी के अंदर ही बस कर रहते हैं। पूरा ससुराल कहर ढाती ठंड में मिट्टी के निचले हिस्से में बैठे बैठे सुबह करते हैं। तब सूरज की किरण फूटने पर धूप निकलती है। हल्की हल्की धूप में अब जमीन गर्म होती है और मिट्टी के नीचे बसे ससुराल वालों को थोड़ी गर्माहट मिलती है। सभी बाहर निकलते हैं। अच्छा, हम दोनों नदी पर जा रहे हैं, देखते हैं अगर थोड़ी बहुत मछली मिल गई तो मारकर बाजार में बेच कर आएंगे। दोनों भाई मछली पकड़ने की तलाश में भटकते भटकते आखिरी भाग में आते हैं, जहां धीरे धीरे जंगल में पड़ी धुंध साफ होती है। तभी उन्हें एक गड्ढा दिखता है जिसमें बड़ी बड़ी पानी के ऊपर चलते दिखाई देते हैं। किनारों पर हरी भरी घास उपजी थी। भैया देखो, इस गड्ढे में तो कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं। लगता है काफी समय से इस गड्ढे में किसी ने मछली मारी नहीं है, इसमें से खूब मछली निकलेंगी। अब दोनों ठंडे ठंडे मिट्टी वाले पानी में अंदर उतरते हैं। अरे इस ठंडे गड्ढे का पानी कितना ज्यादा जम रखा है, ऐसा लग रहा है। कुछ ही देर में दोनों मछलियों को पकड़कर अब टोकरी में भरते हैं और वहीं किनारों पर उपजे साग को बेचने के लिए तोड़कर बाजार ले जाते हैं। वहीं दोनों बहुएं ठंड में अपने मिट्टी के नीचे के बसावट से ऊपर आकर सूखी पुआल ढूंढने लगती हैं। ओह, पूरा जंगल तो ओस से तर हो रखा है, यहाँ पर सूखी पुआल कहाँ मिलेगी? यदि हमें मिट्टी के नीचे उस नम जमीन में बसावट करके रहना है तो बिस्तर करने के लिए सूखा पुआल चाहिए ही होगा। दोनों ठंड में कुड़कुड़ाते हुए जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच जाती हैं, जहां कुछ लोग कड़कड़ाती ठंड में गेहूं की फसल की कटाई कर रहे होते हैं, जहां खेतों में सूखी भूसी पड़ी होती है। जेठानी जी देखिए, इस खेत में कितनी सारी सूखी भूसी है। इसे हम अपने मिट्टी के नीचे वाले बसावट को लीप कर सुखा सकते हैं, जिससे गर्माहट हो जाएगी। पर क्या पता वो उनके काम का हुआ, एक बार मांग कर देख लेते हैं। दोनों कांपते थरथराते हुए खेत के मालिक के पास आती हैं। भैया जी, अगर ये सूखी भूसी आपके काम की नहीं है तो क्या हम ले लें? हाँ हाँ बहन, तुम चाहो तो वैसे भी अभी मेरे खेत में आधी फसल कटाई के लिए बची हुई है। अगर तुम दोनों फसल कटवा पिटवा दोगी तो मैं तुम्हें थोड़ा अनाज और सूखी दे सकता हूँ। उस खेत वाले की बात दोनों को ठीक लगती है। अब दोनों ठंड में खेत की फसल काटते हैं, जिसमें सर्दी में उनके हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। फिर दोनों फसल पीट कर अपना काम पूरा करते हैं, जिसके बदले में खेत का मालिक उन्हें काफी सारा अनाज पोले भी देता है, जिसके बोझे लेकर दोनों मिट्टी के नीचे बसे ससुराल में आती हैं, जहां काशी मिट्टी का चूल्हा बना रही होती है और कंचन कुछ जंगली सब्जियां तोड़कर ले आई होती है। भाभी आप दोनों आ गई। ये देखिए, माँ ने चूल्हा बना दिया है और मैं कुछ सब्जी अभी तोड़कर जंगल से ले आई हूँ। मम्मी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाकर दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। हाँ मेरा लाल, बस अभी अभी मैं गर्मा गर्म खाना बना कर देती हूँ। अब दोनों बहू चूल्हा जोड़कर खाना बनाती हैं, वहीं कुछ हिस्से में पूले से बिस्तर लगाती हैं। इतने में दोनों के पति भी मछली बेचकर खाने पीने और गर्म कपड़े लेकर आते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। गरीब ससुराल वालों का ठंड में मिट्टी के नीचे बसावट करके रहन सहन जारी था। वहीं ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे धूप जरा भी नहीं निकलती, जिससे नीचे की मिट्टी नम ठंडक भरी रहने लगती है, जिसकी वजह से मिट्टी के नीचे रह रहे सभी जीव जंतु वहां से निकलकर ठोस पेड़ों में गड्ढा लगा लेते हैं। और वहीं काशी और दिनेश से सर्दी सहन नहीं होती, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तब गायत्री और हरीश अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों को ढूंढते हुए जंगल आते हैं। अरे आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। अपनी झूठी शान और नाक ऊंची रखने के चलते मैंने आप लोगों की जमीन पर, घर पर सब कुछ छीन लिया। एक बार भी ये नहीं, ऐसे ठंड के मौसम में आप सब क्या झेल रहे होंगे। मुझे अपनी गलती का अफसोस है। हरीश के आंसुओं में उसकी करनी का पछतावा दिख रहा था, जिससे गरीब सीधे मन वाले ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं। वहीं अंत में वो उन्हें जमीन लौटाकर पक्का मकान तैयार करवाकर उनकी मदद भी करता है, जिससे गरीब ससुराल वाले ठंड में मिट्टी के नीचे की बसावट को छोड़कर अपने घर में आ जाते हैं।